हेलो दोस्तों, मैं संजीव और आज मैं आपके लिए फिर लेकर आया हूँ 50 क्वेश्चन का जीके जीएस का एमसीक्यू। अपना स्कोर आप हमें कमेंट में मेंशन जरूर करना, आप लोग करते नहीं हो। और जो मैं क्वेश्चन पूछूं चलते चलते ना, उसका आंसर भी मेंशन करो। चलते पहले क्वेश्चन के ऊपर। और सबको पता है कि ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में तो आते ही आते हैं। पहला क्वेश्चन है, विश्व युवा कौशल दिवस दुनिया भर में कब मनाया जाता है? तो आंसर होगा हमारा क्या, 15 जुलाई। तो ऑब्वियस सी बात है, 2024 में भी विश्व युवा कौशल दिवस मनाया गया होगा। तो 2024 की थीम क्या रही थी, ये थीम पूछा जाएगा आपसे। तो थीम था शांति और युवा के लिए कौशल। शांति और युवा के लिए कौशल, ये इसकी थीम थी। थीम अक्सर पूछा जाता है एग्जाम में, है ना। 20 जुलाई को क्या मनाते हैं? तो 20 जुलाई को मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस। पूरा अपने आप से अच्छे से लिख लेना। अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस मनाते हैं 20 जुलाई को। 10 जुलाई को मनाते हैं क्या? तो ये मनाते हैं राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस। फिर से सुन लेना, राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस। और 5 जुलाई को क्या मनाते हैं? तो 5 जुलाई को मनाते हैं स्वाभिमान दिवस। याद रहेगा, स्वाभिमान दिवस, राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस और अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस। और 15 जुलाई को मनाते हैं विश्व युवा कौशल दिवस। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। खाद्य पदार्थ को हम किस इकाई में मापते हैं? यानी जो हम खाते हैं उसकी मेजरमेंट करने के लिए कौन सी इकाई होती है? तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा कैलोरी। अब पूछा जाता है, कैलोरी से पूछा जाता है कि एक कैलोरी बराबर कितना जूल होता है। तो एक कैलोरी अगर पूछा जाए कि एक कैलोरी बराबर जूल कितनी होती है, तो ये होता है 4.132 जूल। ये कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है, अभी तक तो पूछा नहीं गया, मे भी पूछा जा सकता हो। बात ये आती है कि अगर वैसे पुरुष या महिला जो 8 घंटे तक काम करते हैं उसको कितनी कैलोरी की आवश्यकता होती है? तो अगर पुरुष है तो 3000 कैलोरी और अगर महिला है तो 2500 कैलोरी। 8 घंटा जो नॉर्मल काम करते हैं। और अगर जो 8 घंटा कठिन काम करते हैं उनके लिए अगर पुरुष है तो 3600 कैलोरी और महिला है तो हमारी 3000 कैलोरी। ये बातें याद रखना, पूछ लिया जाएगा तो देख लेना ना, कर लेना आंसर। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन ए का स्रोत अच्छा है? ये तो दंत से मार दिए हो गया, देखते के साथ मार दिए हो कि विटामिन ए, अच्छा गाजर, है ना। अब विटामिन ए के बारे में पूछा जाता है तो पहले यही पूछा जाएगा, विटामिन की खोज किसने की थी? तो विटामिन शब्द की खोज की थी किसने? फंक ने की थी, है ना। अच्छा, कब की थी? इसका आंसर आप हमें बताना। गाजर यानी विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका रासायनिक नाम है रेटिनॉल, है ना। और विटामिन ए की कमी से कौन सी रोग होती है? तो ये होता है रतौंधी। ये सारी जो छोटे छोटे क्वेश्चंस के आंसर बनते हैं, इसको भी आप साथ में लेते चलना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रोग एक जलवाहित रोग है? यानी वो कौन सा ऐसा डिजीज है जो जल के कारण उत्पन्न होता है, गंदे जल के कारण? ऑप्शन है दस्त, फ्लू, चिकन पॉक्स या मलेरिया। तो आंसर होगा हमारा क्या? दस्त। दस्त जो होता है वो गंदे जल के कारण होता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ज़्यादा डिले नहीं करेंगे, क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि कैसा कैसा क्वेश्चन हमारा पूछा जा रहा है। ये बिहार दरोगा और बीपीएससी दोनों के लिए काफ़ी यूजफुल रहने वाला है। निम्नलिखित में से कौन सा किसी ऐसे पौधे का उदाहरण है जो बीज तो लाते हैं पर फल नहीं लाते? यानी एक ऐसे पौधे का नाम बताना इसमें बीज होता है लेकिन फल नहीं होता है। तो ऑप्शन से आप आराम से एलिमिनेट करके बना सकते हो। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा चीड़। अच्छा, एक क्वेश्चन और पूछता है चीड़ से कि तारपीन का तेल किस पौधे से प्राप्त करते हैं? तो चीड़ के पौधे से ही तारपीन का तेल प्राप्त किया जाता है। तो ये भी याद रखिएगा, तारपीन का तेल किससे मिलता है? तो चीड़ के पौधे से मिलता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रकाश संश्लेषण में पर्णहरित यानी क्लोरोफिल की भूमिका क्या होती है? इसका मुख्य कार्य क्या होता है? जल का अवशोषण, प्रकाश का अवशोषण, कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण, या इनमें से कोई नहीं। आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा प्रकाश का अवशोषण। क्लोरोफिल का काम होता है प्रकाश का अवशोषण करना, है ना। और प्रकाश संश्लेषण के बाद उत्पाद के रूप में क्या बनता है? प्रोडक्ट के रूप में। तो प्रोडक्ट के रूप में
ऑक्सीजन बनता है, ग्लूकोज बनता है सर, लेकिन उसके अलावा ऑक्सीजन रिलीज होती है ना। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। अच्छा, क्लोरोप्लास्ट जिस तरीके से होता है ना क्लोरोफिल, उसी तरीके से होता है हमारा एक क्रोमोप्लास्ट होता है, ठीक है। एक होता है क्रोमोप्लास्ट और एक होता है लीकोप्लास्ट। लीकोप्लास्ट। अब अगर क्वेश्चन पूछे कि क्रोमोप्लास्ट के कारण क्या होता है, तो जो फल या फूल होते हैं ना, वो रंगीन होने का कारण होता है क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट के कारण फूल या फल रंगीन होते हैं। और जो लीकोप्लास्ट है, ये उन जगहों पे पाया जाता है जहां सूरज की रोशनी नहीं पहुंचती है, यानी ये कलरलेस होता है। और ये पाया जाता है मुख्य रूप से जड़ों में, पौधों के जड़ों में। तो क्लोरोप्लास्ट के कारण पत्तियों का रंग हरा होता है, क्रोमोप्लास्ट के कारण फूल और फल रंगीन होते हैं, और लीकोप्लास्ट पिगमेंट के कारण ये कलरलेस होते हैं और ये जड़ में पाए जाते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मुगल पेंटिंग किसके शासनकाल में अपनी चरम सीमा पर थी? इजी क्वेश्चन है, आंसर होगा जहांगीर। चलो जहांगीर से कुछ बातें हम कर लेते हैं। बातें ये है कि जहांगीर का जन्म कब हुआ था। तो अगर जन्म के बारे में देखें जहांगीर का, तो इनका जन्म हुआ था 1569 में, पहली बात। दूसरी बात पूछा जाएगा कि जहांगीर गद्दी पर कब बैठे थे। तो जहांगीर गद्दी पे बैठेंगे 1605 में। जहांगीर कब गद्दी पे बैठेंगे? 1605 में जहांगीर बैठेंगे। जहांगीर किसका पुत्र है? तो जहांगीर किनका पुत्र है? तो ये अकबर का पुत्र है। और अकबर की मृत्यु 1605 में होती है। अकबर का जन्म होता है कब? 1442 में, है ना, सॉरी 1542 में। 1542 में अकबर का जन्म होता है और 1605 में अकबर मर जाते हैं। इसी के बाद जहांगीर गद्दी पे बैठते हैं, है ना। और जहांगीर को अकबर किस नाम से बुलाते थे? तो शेखू बाबा के नाम से बुलाते थे। ये कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि अकबर जहांगीर को प्यार से किस नाम से बुलाते थे? तो शेखू बाबा के नाम से बुलाते थे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। राष्ट्रीय पोषण पदार्थ संस्थान कहाँ है? ये संस्थान से बड़ा क्वेश्चन पूछता है। तो ये संस्थान हमारा कहाँ होगा? आंसर होगा हैदराबाद। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 50 क्वेश्चन करना है, ज्यादा डिस्कशन हम लोग नहीं करेंगे, क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कर्नाटक संगीत का प्रकार नहीं है? इनमें से कौन सा ऐसा संगीत है जो कर्नाटक की देन नहीं है? तो ये हमारा होगा आंसर इसका टप्पा। टप्पा जो संगीत है वो कर्नाटक के क्षेत्र में नहीं आता है। अब संगीत एकेडमी, तो संगीत एकेडमी की स्थापना कब हुई थी और संगीत एकेडमी की स्थापना कहाँ हुई थी? तो कब और कहाँ? तो कहाँ हुई थी ये मैं बता दे रहा हूँ, ये हुई थी नई दिल्ली में। आप हमको बताना कि कब हुई थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू के शासनकाल में हुई, तो सर्च करके बताना। नेक्स्ट, हाल ही में 20वां एशियाई महिला हैंडबॉल चैंपियनशिप 2024 का कहाँ शुरू होने वाला है? क्या है? एशिया महिला हैंडबॉल चैंपियनशिप 2024 में कहाँ होगा? तो ये होगा नई दिल्ली में। आंसर होगा ए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मैथ का क्वेश्चन आ गया जी, अच्छे से वीडियो पॉज करके इसको सॉल्व करो, ठीक है। क्वेश्चन इजी है। प्रत्येक महीने कृतिका अपनी आय का 30% किराए पे खर्च कर देती है। तो हम 100 मान के चलते हैं, 100 में से 30% खर्च हो गया, तो 30% खर्च हुआ तो बचा कितना? 70% बचा, यानी 70 बचा। शेष का, शेष मतलब ये जो बचा, तो बचा कितना? 70 ना। शेष का 60%, तो जब आप 70 का 60% आप निकालिएगा तो कितना होगा? तो होगा 42। तो इसमें 42 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 28, है ना। तो शेष का 60% घरेलू व्यय पे खर्च कर देती है और प्रत्येक महीने 6300 रुपया की बचत करती है। यानी बचा कितना परसेंट रही है? 28%। और 28% का वैल्यू कितना दिया है? 63। तो आप सिंपली नहीं निकाल सकते हैं 28 बराबर 63, 100, तो 100 बराबर कितना? ये 100 बराबर कितना? तो ये बेसिक सा कैलकुलेशन तो आप कर ही सकते हो। पूछ रहा था क्या उसकी कुल मासिक आय कितनी है? मासिक पूछ रहा है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। और अगर अर्ली पूछता साल का, तो पहले यहाँ पे 1 महीने का निकाल लेते और फिर 12 से मल्टीप्लाई कर देते, 1 साल का निकल जाता। तो ये कैलकुलेशन आप पे छोड़ा जा रहा है, इतना तो कर सकते हो। और आंसर हमें कमेंट में करना कि इसका आंसर क्या आया, ठीक है। यहाँ शेष का बोल रहा था, तो शेष मतलब क्या? जो 100 में घटा कर आया उसका, यानी 70 का।
ठीक है। और अगर इसमें कंफ्यूजन होगा ना तो आप हमें कमेंट करना कि हाँ यहाँ प्रॉब्लम था। बौद्ध धर्म की स्थापना कब हुई थी? तो पहले तो यही पता करना है ना कि बौद्ध धर्म में महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ था, तभी ना बौद्ध धर्म आएगा। महात्मा बुद्ध के जन्म के बाद ही ना, और जन्म के कितने सालों के बाद? तो महात्मा बुद्ध का जन्म अगर बात करें तो जन्म होता है 563 BC में होता है ना। और महात्मा बुद्ध कितनी वर्ष की अवस्था में गृह त्याग करते हैं? तो महात्मा बुद्ध का जो गृह त्याग की घटना है ये होती है 29 वर्ष की अवस्था में, ठीक है। और ये ज्ञान की प्राप्ति कब करते हैं ये भी पूछा जाएगा। तो ज्ञान की प्राप्ति करेंगे 35 वर्ष की अवस्था में, और जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी तभी ये बौद्ध धर्म का प्रचार करेंगे। तो ये कौन सी शताब्दी चल रही है? 6ठी शताब्दी चल रही है। तो 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व। अब बौद्ध धर्म से ढेर सारे क्वेश्चन पूछते हैं, तो अगर आपको बौद्ध धर्म पढ़ना है या जैन धर्म पढ़ना है, इवन हिस्ट्री का कोई भी टॉपिक पढ़ना है, आप हमें कमेंट कर सकते हैं, मैं उस टॉपिक को यहाँ पे आकर एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। तो इसका आंसर होगा हमारा 6ठी शताब्दी। अगला क्वेश्चन चलते हैं। एनालिटिक्स किसकी पवित्र पुस्तक है? एनालिटिक्स ऑप्शन है सिंटोइम, ताओइम्स, कन्फ्यूशियस या जुदाइस। तो ये जो पुस्तक है ये पुस्तक है कन्फ्यूशियस की। आंसर होगा ऑप्शन सी। ऐसा ही फालतू क्वेश्चन देगा दरोगा में, और देता भी है, इसीलिए तो कटअप कितना जाता है 62-65 कटअप जाता है पीटी का, और मेंस में सीधे कटअप कितना चल जाता है? तो 80-82 चला जाता है फाइनल मेरिट लिस्ट में, वो भी आउट ऑफ 100, ठीक है। तो मेंस में तो इसलिए कटअप जाता है ना कि मैथ और रीजनिंग मिलाकर 25 क्वेश्चन होते हैं, तो ये तो 25 क्वेश्चन सॉलिड आ जाते हैं, इसीलिए कटअप चला जाता है। बट फिर भी ऐसे ही क्वेश्चन देगा। भारत में अभी तक कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? हाई कोर्ट की संख्या भारत में कितनी है? तो हाई कोर्ट की संख्या वर्तमान में भारत में 25 है। 25वां हाई कोर्ट कब बना था? तो 2019 में बना था। और ये कहाँ बना था? तो ये आंध्र प्रदेश में बना था। अच्छा, 25 हाई कोर्ट और स्टेट कितना? तो स्टेट की संख्या 28 और यूनियन टेरिटरी की संख्या 8, यानी सब मिलाकर 36, और हाई कोर्ट हमारे कितने हैं? 25। यानी कुछ ऐसे राज्य हैं जिनके पास हाई कोर्ट नहीं है और वो दूसरे राज्य के पास जाते हैं। जैसे मैं बात करें लक्षद्वीप, तो लक्षद्वीप आप जो हमारा लक्षद्वीप अपना देख रहे हो यहाँ पे है, ये हाई कोर्ट के लिए जाता है केरला के पास, ठीक है। यहाँ पे देख रहे हो गोवा जाता है महाराष्ट्र के पास। यहाँ पे देख रहे हो अंडमान निकोबार द्वीप, ये जाता है कोलकाता के पास, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहाँ पे हाई कोर्ट नहीं है, लेकिन उन्हें हाई कोर्ट के लिए दूसरे राज्य का शरण लेना पड़ता है। जैसे गुवाहाटी, असम का जो हाई कोर्ट है वो सबसे ज़्यादा डेंस हाई कोर्ट है। डेंस मतलब ये कि वहाँ अरुणाचल प्रदेश भी जाते हैं, नागालैंड के लोग भी जाते हैं, और मिजोरम के लोग भी जाते हैं, और खुद असम के लोग तो जाते ही हैं, ठीक है। तो ये सारी बातें याद रखना है। हमारे राज्य में हाई कोर्ट की संख्या भारत में कितनी है? 25। अच्छा, एक क्वेश्चन और पूछा जाएगा कि पटना हाई कोर्ट की स्थापना कब हुई थी? तो पटना हाई कोर्ट की स्थापना 1916 में हुआ था। ये बीपीएससी पूछता है, तो ये याद रखना। और पटना विश्वविद्यालय की अगर स्थापना पूछे तो 1917 में हुआ था, ठीक है। आगे चलते हैं। मध्य प्रदेश उच्चतम न्यायालय की पीठ कहाँ पर स्थित है? तो मध्य प्रदेश का जो हाई कोर्ट है वो कहाँ है? जैसे बिहार का हाई कोर्ट कहाँ है? पटना में है ना। असम हाई कोर्ट गुवाहाटी में है। उसी तरीके से मध्य प्रदेश हाई कोर्ट कहाँ है? तो ये स्थित है जबलपुर में। आंसर क्या होगा? जबलपुर। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने डल झील पर एशिया का पहली जल परिवहन सेवा शुरू किया है? ये करंट का क्वेश्चन है। अभी ये सेवा शुरू किया जा रहा है और ये करने वाला है उबर, ठीक है। ये करंट का क्वेश्चन था। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद ने हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में घोषित किया? तो राजभाषा के रूप में हिंदी को घोषित करने वाला आर्टिकल 343। अगर भाषा के बारे में बात करें तो मूल संविधान में भाषा की संख्या कितनी थी? तो मूल संविधान में भाषा की संख्या हमारी 18 थी। 18 नहीं 14 थी ना, 14। मूल संविधान में 14 था। वर्तमान में कितना है? 22। कब बढ़ा? तो सिंधी, उसके बाद नेपाली, कोंकणी, मणिपुरी, मराठी, और हमारा एक कौन बढ़ा था? बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, है ना। ये 8 भाषा बाद में शामिल किया गया। अगर भाग देखें, अनुसूची देखें कि किस अनुसूची में भाषा के बारे में बात करता है, तो अनुसूची कितनी होगी? 8वीं अनुसूची, जो राजभाषा के बारे में बात करता है। राजभाषा में अंग्रेजी को शामिल नहीं किया गया है।
लेकिन फिर भी नागालैंड ऐसा राज्य है जहाँ अंग्रेजी बोली जाती है ना, राष्ट्रीय भाषा वहाँ की अंग्रेजी है। तो भाषा के बारे में पूरा का पूरा पढ़ना है कि कौन भाषा, सिंधी कब जोड़ा गया, मणिपुरी या बोडो या डोंगरी कब जोड़ी गई। तो अगर ऐसा बात है तो ठीक है, पूरा का पूरा पॉलिटी एक बार पढ़ दिया जाएगा। लेकर आ जाएंगे आपके लिए पूरा का पूरा पॉलिटी पढ़ लेंगे। एक कार इतना में खरीदी जाती है और इसके मूल्य 10% प्रति वर्ष के हिसाब से कम होता है। हर वर्ष 10% कम जाता है। खरीदे कितना में है भाई? 16,000 में। पहले साल 10% कमेगा, यानी कितना कमेगा? 1600 रुपये। 16,000 का 10%, 1600। इसको माइनस, फॉर्मूला नहीं लगाना है, आराम से बनाना है। इसको माइनस कर लेंगे, 4 होगा यहाँ पे, 5 बचा, 5 में से 1 गया, 4 बचा और हमारा, यानी 1440। अगले साल फिर 10% कमा देंगे, तो अगले साल 10% इसमें कमा देंगे। तो कमा देंगे, कितना होगा? 0 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ये 13 हो गया, 13 में से 4 गया तो 9 बचेगा, ये 3 में से 2 1, यानी 1296 0। 1296 0 कहाँ दिख रहा है? ऑप्शन डी। सक्सेसिव डिस्काउंट का क्वेश्चन था कि लगातार 10 साल 10% घट रहा है, तो पहले यहाँ से 10% घटाएंगे तो जो बच के आएगा उससे 10% घटा देंगे। ठीक है, आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र की महासभा का प्रथम नियमित सत्र कहाँ आयोजित किया गया था? संयुक्त राष्ट्र महासभा का प्रथम नियमित सत्र जो था वो आयोजित किया गया था लंदन में। अपना स्कोर हमें जरूर कमेंट में बताना, ठीक है? कि देख लो कैसा फालतू क्वेश्चन पूछ रहा है, लेकिन फिर भी आपको बनाना पड़ेगा। और तुक्का मत मारना, निगेटिव मार्किंग है तो थोड़ा उससे बच जाना। 1962 में भारत का प्रथम भारी जल संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? तो 1962 में सबसे पहला भारी जल संयंत्र स्थापित किया गया था, ये था हमारा बड़ोदरा में। तो आंसर होगा बड़ोदरा। नेक्स्ट, फिर से मैथ का क्वेश्चन आ गया। एक पुस्तक को 320 रुपये में बिक्री करने पर उसे 20% की हानि होती है। कितना में पुस्तक को बेचे हैं? 320 में, और हानि कितना हुआ? 20% का, यानी ये वैल्यू कितना दिया हुआ है? 80% का, यही ना? तो इससे हम 100% का वैल्यू निकाल लेंगे। उसके बाद क्या पूछ रहा है? 380 पर उस पुस्तक को बेचने पर कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगा? तो 100% का वैल्यू निकाल लेंगे। 100% का निकाल लेंगे, ये 4 और ये 5, और यहाँ से यहाँ करेंगे तो 8, यानी पुस्तक का दाम कितना था? 400 रुपया। बेचे कितना पुस्तक को है? 380 में बेचे हैं, यानी हानि हुआ है ना? कितने का हानि हुआ? 20 रुपये का। और 20 रुपया जो है वो 400 का कितना परसेंट है? तो 20 रुपया 400 का 5% है, यानी हानि हुआ है 5% का। तो आंसर क्या होगा? 5%। मैथ का तो प्रैक्टिस जरूर करना, मैथ, बेसिक मैथ तो आपको आना ही चाहिए। और ऐसा ही लेवल का क्वेश्चन पूछेगा मैथ का, ऐसा नहीं कि बहुत पहाड़ पूछ रहा है आपसे। बिहार पवेलियन को 43वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? यानी बिहार पवेलियन मेला, इसमें पुरस्कार दिया गया, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए पुरस्कार। ये पुरस्कार जो मिला है वो मिला है स्वर्ण पुरस्कार। हल्के में मत ले लेना बिहार को देखकर कि रजत होगा या कांस्य होगा, स्वर्ण होगा। आगे, और प्लेटिनियम ऐसा कोई पुरस्कार नहीं होता, तो प्लेटिनियम पहले एलिमिनेट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य रायथू भरोसा योजना शुरू करने वाला राज्य बन गया? रायथू ऐसा शब्द अगर आए ना तो दक्षिण भारत चले जाना। और बदनसीबी ये है ना कि सारा का सारा राज्य दक्षिण भारत का है। हाँ, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा को तो हटा सकते हो, ये दक्षिण भारत में नहीं आता है, ये नॉर्थ इंडिया में ही माना जाता है इसको। तो 2 बचा, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। अब आप ले सकते हो आंसर, आंसर इसका होगा तेलंगाना। बट इस तरीके से ना आप कोशिश कर सकते हो एग्जाम में नंबर लाने का, ठीक है? अगला क्वेश्चन चलते हैं। और ऐसा कुछ होता नहीं है, बट फिर भी ट्राई कर लेना, हो सके काम चल जाए। निम्न में से कौन सा भारतीय राज्य म्यांमार देश से सीमा नहीं लगाता? ये बीपीएससी का क्वेश्चन है सर, बीपीएससी पूछा है ये। तो म्यांमार से सीमा लगाता कौन है? तो अगर राज्य के बारे में देखें तो ये जो हमारा क्षेत्र है ये पूर्वोत्तर क्षेत्र है ना? ये जो क्षेत्र हमारा है ये पूर्वोत्तर क्षेत्र आपको दिख रहा होगा। और म्यांमार यहाँ से सीमा लगाता है, ये नीचे जाता है म्यांमार। यहाँ पे हमारा ये जो क्षेत्र आपको दिख रहा है ये अरुणाचल प्रदेश का क्षेत्र दिख रहा होगा आपको। ये हमारा नागालैंड का क्षेत्र है, ये हमारा मणिपुर का क्षेत्र है, और ये मिजोरम का क्षेत्र है। ये 4 राज्य से हमारा म्यांमार सीमा लगाता है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। तो ऑप्शन में यहाँ पे क्या क्या है? तो त्रिपुरा यहाँ पे ऑप्शन में एक्स्ट्रा आ गया ना, तो हमारा क्या होगा? त्रिपुरा। त्रिपुरा ये है ना, और त्रिपुरा को 3 ओर से बांग्लादेश घेर के रखा है ना? तो इसका आंसर होगा त्रिपुरा। ठीक है, आगे चले। मैप तो आपको अच्छे से याद ही करना पड़ेगा, अदरवाइज क्वेश्चन तो 2-4 छूटेंगे एग्जाम में। निम्न में से कौन सा एक यमुना की सहायक नदी नहीं है?
यमुना की सहायक नदी नहीं है, कौन कौन है? चंबल, केन, बेतवा, सिंध, टोंस, सोन, ये सारी। सोन नदी वो सोन नदी नहीं, सोन नदी तो एक अमरकंटक के पठार से निकलती है ना। तो बेतवा, चंबल और केन ये यमुना की सहायक नदी है। रामगंगा गंगा की सहायक नदी है, जो पहली नदी है जो गंगा की सहायक नदी है। जब ये गंगा चल दो धाराओं में आती है, अलकनंदा आती है और भागीरथी आती है, और देवप्रयाग में आके आपस में मिल जाएगी। और देवप्रयाग के बाद जब ये नदी आगे बढ़ेगी तो इधर से आएगी एक नदी जिसे कहते हैं रामगंगा नदी, और यहाँ पे अपना जल मिला देगी। तो गंगा नदी की सहायक नदी है रामगंगा। यमुना की सहायक नदी है बेतवा, चंबल और केन, और ये तीनों नदियां मध्य प्रदेश से निकलती हैं। आगे चलते हैं। अच्छा, आप लोग यमुना की ना नदी की लंबाई बताना कितना है। सोसाइटी ऑफ जीसस नामक संगठन का आधार क्या था? तो सोसाइटी ऑफ जीसस का आधार था सैन्य। इसका आधार क्या था? सेना, सैनिक। नेक्स्ट, 1962 में भारत का प्रथम भारी जल संयंत्र फिर से आ गया ना। इसका आंसर क्या होगा? बड़ोदरा। सेम क्वेश्चन है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में देश का पहला वर्टिकल रेल ब्रिज किस राज्य में बनकर तैयार हुआ है? पहला ब्रिज है, वर्टिकल ब्रिज है, यानी ये करंट का क्वेश्चन है, और ये बनकर तैयार हुआ है तमिलनाडु में। आंसर होगा ए, तमिलनाडु। नेक्स्ट, रीजनिंग का क्वेश्चन है और बेसिक्स का क्वेश्चन है। सीरीज चल रहा है और नेक्स्ट नंबर आपसे पूछा है। यहां से यहां कितना बढ़ा? 1, यहां से यहां कितना बढ़ा? 2, यहां से यहां 3, यहां से 4, यहां से 5, तो यहां से कितना बढ़ेगा? 6। तो आंसर क्या होगा? 26, है ना। आगे चलते हैं। लोजोन की संधि का संबंध निम्न में से किस देश से है? तो लोजोन की संधि हुई थी पता है कब? 1918 में, ठीक है। ये फर्स्ट वर्ल्ड वार के साथ, सॉरी 1923 में, फर्स्ट वर्ल्ड वार बीतने के बाद। तो फर्स्ट वर्ल्ड वार में बरसाई की संधि हुई थी, याद है? बरसाई की संधि जर्मनी के साथ किया गया था, जर्मनी को तबाह करके रख दिया गया था। इसलिए हिटलर बोलता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, सेकंड वर्ल्ड वार तो होकर रहेगा। और 10th क्लास का एक फेवरेट क्वेश्चन है कि बरसाई की संधि में दूसरे विश्व युद्ध के बीज छिपे थे, इसका वर्णन कीजिए। तो ये जो है लानोज की संधि, वो फर्स्ट वर्ल्ड वार से ही रिलेटेड है, और ये हुआ था यूनान और तुर्की के बीच में। तो आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन पढ़िएगा क्या है। निम्न में से किसे अम्ल वर्षा की घटना में सर्वप्रथम प्रकाश में लाने का श्रेय दिया जाता है? तो अम्ल वर्षा की घटना का प्रकाश में लाने का श्रेय दिया जाता है सबसे पहले। अच्छा से ऑप्शन पढ़ लीजिए, उसके बाद आंसर लगाइएगा। इसका आंसर होगा क्या? इसका आंसर होगा R.H. मैकआर्थर, यानी ऑप्शन बी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस स्थान पर विश्व समुद्री सम्मेलन 2024 की मेजबानी की जाएगी? विश्व समुद्री सम्मेलन 2024 कहां पर आयोजित किया जाएगा? तो ये आयोजित किया जाएगा तमिलनाडु के क्षेत्र चेन्नई में। तमिलनाडु देखा ना, भारत का दक्षिण भाग, ये जो क्षेत्र आपको दिख रहा है ये तमिलनाडु। तो आप बता सकते हो कि तमिलनाडु के तट को किस नाम से जानते हैं? इसका आंसर आप हमें देना। तो तमिलनाडु के तट को किस तट के नाम से जानते हैं? अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। और विशाखापत्तनम जो दिख रहा था वो सबसे गहरा बंदरगाह है। धर्मनिरपेक्षता किससे प्रेरित है? धर्मनिरपेक्षता किसको प्रेरित करती है? धर्मनिरपेक्षता मतलब धर्म के मामले में वोट बैंक बटोरना, ये वोट बैंक की राजनीति है। धर्म के मामले में लोगों को बांट देना, हिंदू मुस्लिम के नाम पर वोट हासिल करना, है ना। और मेन मुद्दा से भटकाकर हिंदू मुस्लिम के बारे में बात करना। तो ये सब बातें में फंसना नहीं है, अपना एग्जाम को फोकस करना है और उधर ही जाना है। डिबेट बिल्कुल नहीं करना। जो बोल रहे हैं कि सही है तो मान लो हाँ सही है, अपने काम पे फोकस करो। उलझने जाओगे टाइम बर्बाद होगा और दिमाग भी खराब होगा। भारत में बीमारू राज्यों का घना आबादी कौन है? बीमारू, ये पता है, पहले तो आपको समझना पड़ेगा ये क्या पूछ रहा है। भारत में बीमारू राज्यों में सबसे घना आबादी, तो देखो समझाते हैं। BI मतलब हुआ बिहार, MA मतलब हुआ मध्य प्रदेश, और R मतलब हुआ MR मतलब हुआ ये MA मतलब मध्य प्रदेश, R मतलब हुआ राजस्थान, ठीक है, और U मतलब हुआ उत्तर प्रदेश। बीमारू। अब इन चारों राज्यों में सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व किस राज्य का है? तो आंसर क्या होगा? बिहार। और कितना है? 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ये एक वर्ग किलोमीटर में 1106 लोग निवास करते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। श्रृंखला आया है
अच्छा श्रृंखला है, बेसिक है। यहाँ से यहाँ कितना बढ़ा, 1, यहाँ से यहाँ 4, यहाँ से यहाँ 9, है ना, और यहाँ से यहाँ 16। तो यहाँ से यहाँ कितना बढ़ेगा, तो देख रहे हो ना, ये 1 का स्क्वायर दिया है, ये 2 का स्क्वायर दिया है आपको, ये 3 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है। तो अगला क्या होगा, 5 का स्क्वायर। 25 इसमें ऐड कर देंगे, और 25 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 64। यानी यहाँ पे हो जाएगा हमारा 64। 25 ऐड करेंगे तो 64 होगा। आंसर होगा डी। रीजनिंग क्वेश्चन आए, वीडियो को पॉज करो, कोशिश करो खुद से बनाने का। बन जा रहा है तो बहुत अच्छा, नहीं बन रहा है क्लास आओ, सुबह क्लासेस चल रही है 8 से 10। जो भी प्रॉब्लम है मैथ, रीजनिंग, जीके हम सारा सॉल्व करेंगे। अदरवाइज अगर आपको शाम में आना है तो 2 से 4 आ सकते हो। डिस्कशन क्लास का होता है तो उसमें भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। विवाह की उत्पत्ति किससे मानी जाती है, ऐसा क्वेश्चन कभी पढ़ने के लिए मिला, कभी भी पढ़े नहीं पढ़े ना, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा रहा है आपसे, और आपको आंसर देना है। आंसर क्या होगा, मानवीय इच्छाओं से। आपकी इच्छा विवाह करना है तो करिए, नहीं करना है तो मत कीजिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि भविष्य में मानव की आबादी को बचाने के लिए हम शादी करेंगे, अपनी जनसंख्या बढ़ाएंगे। भाई बहुत जनसंख्या हो गया भारत, पूरे दुनिया का। भारत क्षेत्रफल के मामले में 7वें नंबर पे है, और पॉपुलेशन के मामले में पहले नंबर पे है। कोई फर्क नहीं पड़ता, आप शादी करोगे भी तो भी ठीक, नहीं करोगे तो भी ठीक। अब जनसंख्या नहीं बढ़ाना है, ये मानवीय इच्छाओं पर निर्भर करता है। तो आंसर होगा हमारा ए। नेक्स्ट, फीफा विश्व कप 2026 की मेजबानी का आधिकारिक देश को किसे बनाया गया, कि 2026 में जो फीफा कप होगा वो कहाँ होगा, तो ये तीनों देशों में होगा, अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा। तीनों देशों में इसको खेला जाएगा, ठीक है, ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट, मर्दानी निम्न में से किस राज्य का परंपरा युद्ध कौशल है। मर्दानी एक युद्ध कौशल है। युद्ध कौशल क्या, एक प्रकार का डांस होता है, और ये महाराष्ट्र के क्षेत्र में, ठीक है, महाराष्ट्र। आगे चलते हैं, फिर से क्वेश्चन आ गया फीफा वाला, रिपीटेड क्वेश्चन है, हो रहा है प्रॉब्लम, कोई बात नहीं, आगे से ध्यान रखा जाएगा। एज गुड एज माई वर्ड नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो इसके पुस्तक के लेखक है हमारे एज गुड एज माई वर्ड, इसके लेखक हैं के.एम. चंद्रशेखर। आंसर होगा ए। और पुस्तक से तो क्वेश्चन पूछा जाएगा, है ना। विश्व के आधे से अधिक कहवा का उत्पादन का, कहवा मतलब कॉफी, कॉफी का उत्पादन कहाँ होता है, तो ये देश का नाम दिया है, भारत का स्थान नहीं पूछ रहा है, तो ये होगा ब्राजील। कहवा के मामले में ब्राजील, अमेजोन का जंगल जो है वो काफी प्रसिद्ध है। भारत में अगर देखिए कहवा का उत्पादन तो कर्नाटक और केरल के क्षेत्र में होता है, यानी नीलगिरी की पहाड़ी के क्षेत्र में होता है ना, हाँ। और दार्जिलिंग भी पश्चिम बंगाल में, तो वहां भी कहवा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। माई लाइफ एज अ कॉमरेड पुस्तक के लेखक आत्मकथा किसकी है, तो ये है किसकी, के शैलजा की। ये एक आत्मकथा है, और ये आत्मकथा है शैलजा साहब का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। माइंड मास्टर शीर्षक पुस्तक के लेखक है, माइंड मास्टर पुस्तक के लेखक। माइंड मास्टर मतलब क्या, ऐसा खेल जो दिमाग से खेलना है ना। तो ये कौन सा ऐसा खेल है, अच्छा इसमें खिलाड़ी का नाम दिया है ना, खेल का नाम नहीं दिया है। तो ये विश्वनाथन आनंद, और विश्वनाथन आनंद क्या खेलते हैं, चेस खेलते हैं ना, शतरंज खेलते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। महाराष्ट्र में गणपति पर्व का शुभारंभ किया गया था, कौन किए थे महाराष्ट्र में गणपति पर्व का शुभारंभ, ये करने वाले हमारे बाल गंगाधर तिलक। और तिलक की मृत्यु कब होती है, तो तिलक की मृत्यु होती है 1 अगस्त 1920 को। असहयोग आंदोलन शुरू करना था, और इसी दिन तिलक की मृत्यु हो गई, ठीक है। आगे चलते हैं। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे, 1911 ईस्वी में जब राजधानी कलकत्ता से दिल्ली लाने की घोषणा की गई थी, उस समय भारत के वायसराय कौन थे। तो राजधानी परिवर्तन कब हुआ, पहले तो ये याद रखना, हुआ था दिसंबर 1911 में, ठीक है। अब इस समय वायसराय जो थे हमारे हार्डिंग द्वितीय थे। हार्डिंग द्वितीय का कार्यकाल देखे तो ये 1910 से लेके 1916 तक रहेंगे। और अगर अब याद होगा आपको तो इसी समय फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ है 1914 से लेके 1918 तक। तो कभी कभी ये भी बात क्वेश्चन आपसे पूछ देगा कि प्रथम विश्व युद्ध के समय बिहार भारत के वायसराय कौन थे, तो ये भी थे हार्डिंग द्वितीय। और ये गांधी जी से रिक्वेस्ट किए थे कि आप क्या करो, भारतीयों को युद्ध में शामिल होने के लिए बोलो। गांधी जी इनके कहने पे भारतीयों को युद्ध में शामिल होने के लिए बोलते हैं, अनुरोध करते हैं। इसलिए गांधी जी को युद्ध में शामिल करने वाला सार्जेंट कहा जाता है, अंग्रेजों का सार्जेंट के नाम से बुलाया जाने लगता है उस समय, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था, इसका आंसर था। और एक बात और, यही जो सम्मेलन था ना, यानी दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ है, और इसी समय बंगाल से किसको अलग किया गया, तो बंगाल से बिहार को अलग किया गया,
है ना। और बिहार की स्थापना 22 मार्च 1912 को बिहार की स्थापना निकल के आई। तो ये बातें भी एक छोटी सी है, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। फिर आ गया रीजनिंग का क्वेश्चन। ये क्वेश्चन होमवर्क है आपके लिए, इजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो बन जाएगा। तो एक क्वेश्चन तो आपको बनता है बनाने का, बना के देखना, नहीं होगा तो कल हम इस पर बात कर लेंगे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर की रचना को भारत के अलावा किस देश का राष्ट्रगान स्वीकार किया गया है? रविन्द्रनाथ टैगोर राष्ट्रगान लिखे थे ना, जन गण मन लिखे रविन्द्रनाथ टैगोर ना। और कौन सा ऐसा देश है जिसकी राष्ट्रीय गान ये लिखे थे? तो ये था बांग्लादेश। बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान है, कौन सा राष्ट्रीय गान है? अमार सोनार बंगला, है ना। और इसके भी लेखक हमारे टैगोर साहब हैं, जिन्हें गुरुदेव कहा जाता है। अच्छा, ये बता सकते हो रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि कौन दी थी? इसका आंसर आप हमें कमेंट में बताना। तो बेसिक सा क्वेश्चन है, आंसर दे ही दोगे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से किसने रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किया था? वर्ल्ड हिस्ट्री से क्वेश्चन है और इसका आंसर क्या होगा? बिस्मार्क। लौह और रक्त की नीति का पालन करने वाले थे बिस्मार्क। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेटवेस्ट ट्रॉफी निम्न में से किस खेल से संबंधित है? अभी वही हम सोच रहे हैं कि अभी तक खेल से क्वेश्चन नहीं आया है ना। तो ये नेटवेस्ट ट्रॉफी जो है वो क्रिकेट खेल से संबंधित है। और एक बात और आता है, एक शब्द आता है क्रिकेट में, चाइना मैन। क्वेश्चन पूछेगा चाइना मैन नामक शब्द किस खेल से संबंधित है? तो ये भी होगा क्रिकेट। कंफ्यूज नहीं होना, अच्छे से आंसर लगाना, ठीक है। तो आज का हमारा इतना ही सफर था। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। लाइक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 50 क्वेश्चन के साथ। स्कोर आप अपना हमें कमेंट में जरूर मेंशन करना, ठीक है। बाय।